ये भी बता दिया जाए कि वॉल्यूम कितना कितना है, तो आप कैसे एसिड से आने वाले H+ के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से और बेस के सोल्यूशन से आने वाले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ OH- की कैलकुलेशन करके ये बताते थे कि कितना एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर कितना एनर्जी रिलीज हुआ। हमने यहां तक देख लिया था। आई होप वहां तक सब क्लियर था, राइट? जो इलस्ट्रेशन हमने देखे थे, इज दैट ओके? जो हमने कल तक किया था, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड था, NaOH था, डिफरेंट वॉल्यूम थे, डिफरेंट कंसेंट्रेशन थी, अनइक्वल कंसेंट्रेशन, अनइक्वल वॉल्यूम में कैसे कुछ ना कुछ इक्वलेंट किसी एसिड या फिर बेस वाले कंपोनेंट के अनन्यूट्रलाइज रह जाते थे, और उसके बेसिस पे हम ये भी बताते थे कि भाई कौन सा सोल्यूशन एसिडिक रह जाएगा न्यूट्रलाइजेशन के बाद भी, और कौन सा सोल्यूशन बेसिक रह जाएगा आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन भी। लेकिन हमने जो कल एग्जाम्पल लिए थे ना, उसमें हमने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था। अभी हम वो देखने वाले हैं कि अगर दोनों एसिड्स में से, मतलब एसिड या बेस में से कोई एक सब्सटेंस वीक हो जाए, इधर वीक एसिड हो या फिर वीक बेस हो, उस केस में क्या होगा? तो आप आज हेडिंग बना लो, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस ऑन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस ऑन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सपोज करो, पहले तो मैं आपको यह सिखाने लगा हूं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। सपोज यू हैव HCl मिक्स्ड विद NaOH, और आपने ये रिएक्शन लिख दी NaCl प्लस वाटर। जो भी एसिड स्ट्रांग होते हैं, जो भी बेस स्ट्रांग होते हैं, खैर स्ट्रांग एसिड कौन है, स्ट्रांग बेस कौन है, इसका डिसीजन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में लेना सीख ही जाओ। पर वैसे अगर मैं आपको पहले से बता दूं, HCl हो गया, HBr, HI, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HClO4, HClO3, ये सब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड। इवन जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम करोगे, ये लिस्ट आपके काम आएगी। जितने भी मैंने एसिड्स के नाम यहां लिए हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब जब वो पानी में डाले जाते हैं, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयन। जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू देयर आयन, इसका मतलब कि ये पूरा डिसोसिएट करेगा सोल्यूशन के अंदर, लाइक इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि इससे आने वाला केटायन और इससे आने वाला एनायन सॉल्यूशन में स्पॉन्टेनियसली दिस ब्रेकअप अकर्स। HCl इसी स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में। अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट में बताऊं, तो ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स, यहां पर मेरा कहने का मतलब है अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स एक्सेप्ट लिथियम, NaOH, KOH, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, और अल्कलाइन अर्थ मेटल में सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स में ओनली बेरियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स में एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल आर ट्रीटेड लाइक स्ट्रॉन्ग बेस। इनके अलावा कोई एसिड या बेस कोई भी आपको दिख जाए, समझ लेना कि वो वीक एसिड है या वीक बेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब मैंने HCl और NaOH लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है,
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों की रिएक्शन से NaCl वाटर बना, पर सोल्यूशन के अंदर ये किस फॉर्म में है? HCl will be present in this form. NaOH will be present in this form. Salt, अगर कोई salt fully soluble salt है, it will always remain in presence of ions. Water dissociate नहीं करेगा. Why? Because water is very weak acid as well as very weak base. इसका प्रूफ, इस स्टेटमेंट का प्रूफ आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे आने वाले टाइम में. वाटर इज वेरी वीक एसिड, वाटर इज वेरी वीक बेस, इट डज नॉट डिसोसिएट. तो ओवरऑल इस रिएक्शन में इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, रिएक्शन में बचता क्या है? H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर. इसीलिए मैंने कल क्लास में जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन लिखी थी तो मैंने इस प्रकार से लिखी थी. तो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना हो तो यहां जब आपने H प्लस और OH माइनस लिखा है ना, इसका सोर्स पता होना चाहिए आपको. इट इज कमिंग फ्रॉम एसिड, इट इज कमिंग फ्रॉम बेस, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम वाटर. ये वाटर से नहीं आया, ये NaOH से आया, ये H प्लस HCl से आया. तो एसिड से आने वाले H प्लस और बेस से आने वाले OH माइनस का न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाना. For this process, energy released is enthalpy of neutralization, provided it should be 1 gram equivalent. It should be 1 gram equivalent. So X kilojoule per equivalent. ऐसे लिख दूं मैं, चाहे मैं ऐसे लिख दूं -X किलोजूल पर मोल. यहां जब आप इसे पर इक्विवेलेंट लिखते हो, क्योंकि आपने डेफिनेशन लिखी 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस, 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस. अब आपको मालूम है इसका n फैक्टर 1 है, क्योंकि इसका चार्ज इसका n फैक्टर है. इसका n फैक्टर 1 है, जिसके n फैक्टर 1 है उनके ग्राम इक्विवेलेंट और उनके मोल्स बराबर होंगे. क्योंकि अगर कोई कह दे 1 ग्राम इक्विवेलेंट H प्लस डिवाइड बाय इसका n फैक्टर खुद का 1 है, तो अगर मैं लिख दूं इसे 1 मोल, 1 एंड द सेम थिंग. इसको लिख दूं 1 मोल, 1 एंड द सेम थिंग. फॉर H प्लस एंड OH माइनस, their 1 gram equivalent is always 1 mole. Its 1 gram equivalent is equal to its 1 mole. इसीलिए मैं यहाँ पे किलोजूल पर इक्विवेलेंट लिख दूं या किलोजूल पर मोल लिख दूं, बात एक है, कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए n फैक्टर 1 1. नाउ व्हाट हैपेंस अगर H प्लस का सोर्स कोई वीक एसिड हो? व्हाट हैपेंस अगर OH माइनस का सोर्स कोई वीक बेस हो? मान लो मैंने आपको ऐसे बोल दिया 200 ml 0.1 molar acetic acid is mixed with 200 ml 0.1 molar NaOH. Find energy released during neutralization. अब आपने ये ध्यान में रखना है कि क्या एसिडिक एसिड जो कि एसिड की कैटेगरी को बिलोंग करेगा, दिस इज अ बेस, क्या ये एसिड इस लिस्ट में से कहीं है? नहीं है. इसका ये मतलब है कि ये जो एसिड है ये वीक है. ये बेस इस लिस्ट में से है? बिल्कुल है. इट्स स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट्स वीक एसिड. मैं बोलूंगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन. मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 100 ml 0.1 molar HCl with 50 ml
0.2 molar aqueous ammonia, and same, find delta H for the reaction. This is a strong acid. It belongs to this list. This is a base, but this does not belong to this list. अब मैं बोलूंगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपने ये देखना है कौन सा एसिड वीक है, कौन सा बेस वीक है। तो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे आपने ये जरूर पहले चेक करना है क्या एसिड या बेस जिसको मिक्स किया जा रहा है क्या उसमें से कोई कंपोनेंट वीक तो नहीं है। यहां तक चीजें समझ में लगी। अब इस पहेली को सुलझाना कैसे वो तो हम बाद की बात। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। कि स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट अपने आप को याद होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस की लिस्ट हमें याद होनी चाहिए। भले कोई कह देगा कि इसे याद रखने का कोई फायदा नहीं, पर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इसका फायदा बहुत होता है और आज नहीं तो कल आपको ये करनी तो पड़ेगी। अमोनिया इज अ बेस, पता लग जाएगा कि ये अमोनिया बेस कैसे है। आयुष, दैट यू विल कम टू नो इन आयनिक इक्विलिब्रियम। फिलहाल के लिए बता दूं अमोनिया क्या है। अगर मैं अमोनिया का हाइड्रोजन हटा के कोई कार्बन चेन लगा दूं, एमीन, या 2 हाइड्रोजन हटा के 2 कार्बन चेन लगा दूं, 2 डिग्री एमीन, this is 1 degree amine, this is 3 degree amine, they all are weak base, they all are weak base। आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे जीओसी में। बाकी जितना मर्जी नाम लेते जाओ वो बस इंप्रेशन मारने की चीजें होंगी कि ये वाला बेस फलाना बेस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब होता क्या है अगर आपका कोई एसिड वीक है या कोई बेस वीक है या हो सकता है इन दोनों की न्यूट्रलाइजेशन, वीक एसिड वीक बेस, जितने भी एसिड वीक होते हैं, लेट्स से मैं एक वीक एसिड की एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये कोई वीक एसिड, ये वीक एसिड सॉल्यूशन में जाने पे डिसोसिएट तो करेगा, अपने आयंस तो बनाएगा, पर अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। कहने का ये मतलब है इसके जितने इक्विवेलेंट आपने लिए ना, मान लो आपने इसके 5 इक्विवेलेंट लिए, तो हम कहते थे ना कल तक एसिड के जितने इक्विवेलेंट होंगे H प्लस के इक्विवेलेंट भी उतने होंगे। पर जब कोई एसिड वीक होता है तब ये स्टोरी फिट नहीं होती, क्योंकि अगर आपने एसिड के 5 इक्विवेलेंट लिए लेकिन आयनाइज ही सारे के सारे होंगे ही। मान लो ये 80% आयनाइज हुआ, तो 80% अगर ये आयनाइज हुआ तो इसके 4 इक्विवेलेंट हैं। आप तो सोच रहे हो 5 इक्विवेलेंट है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता फिर मैं कहता जो एसिड की इक्विवेलेंट वही H प्लस की इक्विवेलेंट, 5 इक्विवेलेंट इसके तो 5 इक्विवेलेंट इसके। पर बच्चे अब की बार जब ये वीक एसिड है, it always establish its equilibrium because it does not completely 100% dissociate into its ion। इसकी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट, अभी जो एक इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। वीक एसिड की डेफिनेशन यही है, they do not dissociate completely into their ions, unionized part of the acid and ionized part of the acid they establish equilibrium। अब अगर मुझे उसके इस एक्स्ट्रा एक इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करवाना हो, मतलब उसके एक्स्ट्रा अनन्यूट्रलाइज्ड 1 इक्विवेलेंट को भी ब्रेक करवाना है, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ये जो 5 में से इसने 4 इक्विवेलेंट बनाए ना, वो तो स्पॉन्टेनियसली बन गए, पर इसका जो एक्स्ट्रा एक इक्विवेलेंट है जो अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, उसे भी आयनाइज करवाने के लिए ये कुछ एनर्जी मांग रहा है हमसे। यानी कि ये स्टेप उस अनन्यूट्रलाइज्ड इक्विवेलेंट को आयनाइज करवाने के लिए कुछ एंडोथर्मिक हो गया।
plus X, and this is called it enthalpy of ionization. यूं कह लो कि वीक एसिड, अगर मैं आपको इस इक्विवेलेंट के चक्कर में ना डाल के सीधा ऐसा बोल दूं, weak acid, when if you want to dissociate it completely, if you want to dissociate like this, it absorbs energy from surrounding, it requires energy from surrounding to dissociate completely into its ion. इसकी नेचुरल टेंडेंसी ऐसे होने की है। अगर आप इसे हीट करोगे, बाहर से कुछ एनर्जी सप्लाई करोगे, तब ये साइन हट जाएगा, तब ये पूरा पूरा डिसोसिएट करेगा, पर उसके लिए ये कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट मांगेगा आपसे, दैट इज लेट्स से प्लस है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब इसका H प्लस जो आ रहा है, ये OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइजेशन करेगा जो किसी बेस से आ रहा है और वाटर बनाएगा। इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। इस स्टेप के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, और वो आपको मालूम है, दैट इज -57.1 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। अब अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस देखूं तो वो कैसे लिखी जाएगी? H प्लस से H प्लस कैंसल, HA वीक एसिड प्लस OH माइनस coming from strong base produces water plus A माइनस, पर इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो ही -57.1 प्लस X। यानी कि अगर मैंने यहां पे कोई एसिड वीक लिया है और मान लो इसका एक इक्विवेलेंट लिया होता, सपोज मैंने इसका एक इक्विवेलेंट लिया होता, तो एक इक्विवेलेंट HA के लिए बेस के एक इक्विवेलेंट के साथ अगर न्यूट्रलाइजेशन होती तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, सपोज वो हो रही है -54.1, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी 57.1, पर एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन कम रिलीज हो रही है। कहां गई एक्स्ट्रा? जो टोटल एनर्जी रिलीज एक्सपेक्टेड थी ना, उसका कुछ हिस्सा वीक एसिड को आयनाइज करने में एंडोथर्मिकली कंज्यूम हो गया। तो मैं कह दूंगा कि ये जो एक्स वैल्यू है -54.1 प्लस 57.1, 3 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी इज कॉल्ड HA की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। यानी कि मैं ये समझाना चाहता हूं कि जब कोई एसिड वीक होता है, उसका कुछ पार्ट निकलने वाली एनर्जी का खुद कंज्यूम करेगा उसकी आयनाइजेशन के लिए। इसलिए एनर्जी रिलीज अगर आप एक्सपेक्ट करते हो 57.1, तो लेकिन एनर्जी रिलीज एक्चुअल में होगी 57.1 से कुछ कम। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 10 जूल निकले, पर निकलेंगे 8। 2 जूल कहां गए? वो 2 जूल इसे आयनाइज होने में खर्च हुए। मान लो आपने एक्सपेक्ट किया 60 जूल निकलने चाहिए, पर 60 जूल नहीं निकल रहे, रियलिटी में 58 जूल निकल रहे। 2 जूल कहां गए इसे आयनाइज करवाने? तो मैं ये सिखाना चाहता हूं कि जो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है ना वीक एसिड की, ये जो 3 नंबर, ये 2 नंबर का डिफरेंस होगा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विच यू आर एक्सपेक्टिंग माइनस समथिंग, ये जो डिफरेंस आएगा वो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये पहले नोट कर लो, पर सारी गेम रिएक्शन लिखने की है। जब भी कभी सवाल में कोई कंपोनेंट वीक या स्ट्रॉन्ग आ गया ना, आपके पेन ऐसे चलना चाहिए,
वीक एसिड का आयनाइजेशन करो, यहां का लिखो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इज प्लस एक्स। इसे आयनाइज होने के लिए एनर्जी चाहिए। फिर उससे निकलने वाले H प्लस के साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लिखो, फिर दोनों स्टेप्स ऐड करो और कंप्लीट इक्वेशन लिखो। फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फॉर एग्जांपल exercise 1 F2 question is if heat of dissociation of CH Cl2 COOH is 0.7 kilocalorie per mole, what is delta H for this reaction? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम। सबसे पहले आप ये देखो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड ये इस स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में नहीं है, तो इससे सीधा आपका ये माथा ठनक जाना चाहिए कि ये भाई साहब वीक एसिड है। अब उन्होंने ये बोला है इसको डिसोसिएट करने के लिए, यानी कि ये स्टेप करवाने के लिए, यानी कि इसको अपने आयंस में स्प्लिट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन यानी कि हीट ऑफ आयनाइजेशन। ये एक वीक एसिड, इससे डिसोसिएट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, उन्होंने ये वैल्यू दे दी। पर मेरा पेन उस वक्त कैसे चलेगा, हर इंग्लिश की लाइन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये बन गया CHCl2COOH का 1 मोल डिसोसिएट होने के लिए, किसमें डिसोसिएट होने के लिए, आयनाइज होने के लिए H प्लस में, क्योंकि दिस बॉन्ड हैज टू बी ब्रोकन। इस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए प्लस 0.7 किलो कैलोरी पर मोल। अब अगली रिएक्शन देखो क्या हो रही है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि ये एसिड ये बेस, तो इनका न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि इससे आने वाला H प्लस, इससे आने वाला H प्लस OH माइनस जो किससे आ रहा है, बेस से आ रहा है, KOH से आ रहा है, उसे न्यूट्रलाइज करने में यूज हो रहा है। और ये एनर्जी हम एक्सपेक्ट करते हैं -13 किलो कैलोरी पर मोल। मैंने -13 क्यों लिखा, ये जो 57.1 किलो जूल है ना, अगर आप उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे डिवाइड बाय 4.8 करके, तो वो नियरली इतना आता है। यहां पर 57.1 किलो जूल पर मोल है, अगर मैं उसे किलो कैलोरी के स्केल पे देखूं तो ये फिगर ऑलमोस्ट 13 पॉइंट समथिंग होता है। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था, मैंने ये वैल्यू खुद मान ली, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल में ये हमेशा मेंशन होगी। पर आपको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा, आप ये याद भी रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के दौरान एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल के स्केल पे, किलो कैलोरी के स्केल पे 13 समथिंग कुछ है, 13 मान लो। अब मैं बोलूंगा वीक एसिड को आयनाइज होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए एंडोथर्मिक, और इससे आने वाला H प्लस जब बेस KOH के साथ न्यूट्रलाइज करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी 13 एंड अगर मैं ये दोनों स्टेप्स ऐड कर दूं तो ये ओवरऑल प्रोसेस ये बन जाएगी।
आपको लग रहा होगा सर के प्लस कहाँ गया, घबराओ मत, वो कहाँ गया, ये एच प्लस केओएच के साथ न्यूट्रलाइज होगा, एच प्लस ओएच माइनस मिलके वाटर बनाएंगे, पीछे के प्लस सोल्यूशन में कहीं नहीं गए। उसको लिखने का तरीका ये कि निकलने वाला एच प्लस केओएच से रिएक्ट करेगा, एच प्लस और ओएच माइनस मिलके वाटर बनाएंगे, के प्लस वैसे का वैसा सोल्यूशन। अब अगर आप दोनों स्टेप ऐड कर दोगे तो ये कैंसल, क्या बची इक्वेशन, CH Cl2COH प्लस KOH CH Cl2COO माइनस प्लस K प्लस वाटर, और नेट एनर्जी रिलीज कितनी होगी आपकी बार, -13 प्लस 0.7 विच इज -12.3 किलो कैलोरी पर। अब ये मत घबराना, आपने यहां इकट्ठा लिखा है, यहां पे अलग अलग लिखा है, घबराना नहीं। सॉल्ट हमेशा सोल्यूशन के अंदर आयंस की फॉर्म में ही दिखता है, ये कंबाइंड फॉर्म ही इसी को लिखने का तरीका। आप रिएक्शन देख के डर रहे होगे, और अगर ये रिएक्शन देख के डर रहे हो फिर एस ब्लॉक में, तो फिर पता नहीं क्या होगा। रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अब आप धीरे धीरे केमिस्ट्री की डेप्थ में जा रहे हो, तो लिखना कैसे है, सबसे पहले जो एसिड है वीक, उसका OH बॉन्ड ब्रेक करो, उसे आयनाइज करो, फिर उस H प्लस को बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, तो इसका H प्लस इसके OH माइनस से मिलके वाटर बनाएगा, K प्लस एज इट इज सोल्यूशन में रहेगा। दोनों स्टेप ऐड करोगे तो देख लेना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन मिलके जो वैल्यू आएगी वो वीक एसिड वीक बेस के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। किसी वीक एसिड वीक बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितनी एक्सपेक्ट करते हो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उससे कुछ कम रिलीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो सकता ना मिले, अब हस्तार घबराना नहीं, क्योंकि 13 किलो कैलोरी पर मोल का फिगर मैंने बताया, इसलिए ना भी दियो तो खुद लिख लेना। वैसे 99.9% ये मिलता है, पर आप लोग बड़े जजमेंटल से हो जाते हो ना, आपका दिल रखने के लिए बोल देता हूँ 99.9%, होता है ऐसा कुछ नहीं है। आंसर 12.3 रह जाएगा। असल में अगर मैं पूरा एग्जैक्ट करके दिखाऊं ना, एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं पूरी डाल दूं, ये -13.7 होता है एग्जैक्ट, उस हिसाब से ये परफेक्ट आंसर -13, 13.7 इज द कंप्लीट फिगर। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो जस्ट रेज योर हैंड, पर क्वेश्चन वही पूछे जो पिछली क्लास में पढ़ के आया है, कल वाले से रिलेटेड आज पूछोगे, मैं यहीं पे ऐसी तैसी कर दूंगा। जिनको ये रिएक्शन नहीं लिखना आया वो घबराहट के कारण डर रहे हैं लोग, जब रिएक्शन घर पे खुद लिख के प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। आयुष सर वो ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में जैसे 57.1 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट था, आप मोल में कैसे कर दी पता नहीं चला। नहीं बताने भी नहीं वाला, वो पिछली क्लास में अगर तूने पढ़ा हो कि नंबर ऑफ मोल्स और इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन था, पढ़े थे सर, एन फैक्टर इनटू मोल इक्वल टू H प्लस का एन फैक्टर क्या है 1 और OH माइनस का 1। तो उनके अगर इक्विवेलेंट एक एक हो तो उनको मोल में कितनी वैल्यू आएगी 1 सर, सॉरी सर। तो, और ये और चीज सर मैंने बोली भी है। सर एक बार एक और डाउट, पिछले में जो आप तो उसकी पूछियो लेकिन
नो सर, आज मैं पीछे सर आप जो किए थे कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा वीक एसिड में, वो समझ नहीं आया। वो आना भी नहीं है क्योंकि वो आयनिक इक्विलिब्रियम है। उसको एक ओके लेफ्ट से सुन के राइट से निकाल दे। पर इस न्यूमेरिकल को करने में कोई डाउट है वो पूछ ले जरूर। नो सर। जितने भी एसिड, वीक एसिड और वीक बेस होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन ही यही है, वो पूरा 100% आयनाइज नहीं होते। वो हमेशा उनका कुछ हिस्सा आयनाइज होगा, कुछ हिस्सा आयनाइज नहीं होगा। और जितना हिस्सा उनका अनआयनाइज रह जाता है वो अपना इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है आयनाइज फॉर्म के साथ। ये उनकी डेफिनेशन है, चाहे ये वीक एसिड हो चाहे ये वीक बेस हो। ठीक है। ओके सर। शुभम, सर याद क्या करना, -13.7 की माइनस -13? 13.7, -13.7। सुन मेरी बात, ओके। तो ऐसे कर कुछ मत याद रख, तो 57.1 किलो जूल को अच्छे से याद कर ले। जहां भी यस कभी सर। लगे ना गड़बड़ हो गई, तो 57.1 को 4.2 से डिवाइड कर दे, 4.2। तो वो किलो कैलोरी बन जाएगा। यस सर। क्योंकि किलो जूल को 4.2 से डिवाइड कर दो, किलो कैलोरी मिल जाता है। सर एक और डाउट था। हाँ पूछो। सर कल जो आप कराए थे सर, उसमें जैसे उसको पहले डिसोसिएट करने के लिए वाटर में, उसको भी तो एनर्जी पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसे उसके नहीं बाद में। चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट रिक्वायर समथिंग, क्योंकि वो 100% आयनाइज होते हैं स्पॉन्टेनियसली। वीक एसिड स्पॉन्टेनियसली लेट से 80% आयनाइज हो गया, तो उसको एक्स्ट्रा 20% जो बच गया ना, उसे आयनाइज होने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। ओके सर। समझ में आई ये चीज? समझ आई ये चीज? वैभव पांडे, सर अगर सर दोनों सर अगर वीक एसिड वीक बेस रहा तो सर उसमें भी एनर्जी लगेगी सर। मालिक वो करवाने लगा हूं अभी, जब दोनों ही वीक एसिड हो और वीक बेस भी हो। अभी तो एक वीक एसिड अकेला किया ना, यस सर। अभी हम एक वीक बेस का करेंगे, फिर दोनों वीक एसिड वीक बेस ले लेंगे। ओके। अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं। मान लो मैंने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, इफ हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ aqueous ammonia is plus 0.5 kilocalorie per mole, what is delta H for ammonia plus HCl gives ammonium chloride and water? करके देखो। मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको मैंने ये बोला लिख के, रिएक्शन लिख के नहीं करना, बिना रिएक्शन लिख के बताना। सबसे पहले देखो कि कौन सा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कंपोनेंट वीक है। अमोनिया वीक बेस है, और आपको मैंने फंडा क्या दिया, जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए ना, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं था -13.7, पर रियलिटी में उससे कुछ कम होगी एनर्जी रिलीज। कितनी कम होगी? 0.5 कम होगी। यानी कि मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, जब भी कभी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नेट एनर्जी रिलीज्ड जो होगी -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड
या वीक बेस होगी। अगर उन्होंने मुझे ये डिसोसिएशन दे दिया ना 0.5, तो ये सीधा बोल दूंगा -13.7 प्लस 0.5 -13.2, इतनी किलो जूल एनर्जी रिलीज हो, बिना अगर मुझे डिटेल में लिखना हो। यही अगर मैंने आपको ऐसे दे दिया, इफ हीट ऑफ डिसोसिएशन of HCN is 2 kilocalorie per mole. If heat of dissociation of ammonia is 3 kilocalorie per mole, यानी कि ये भी एक वीक एसिड का हीट ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, वीक बेस का हीट ऑफ डिसोसिएशन मिल गया। अब मैंने पूछा आपसे व्हाट इज डेल्टा एच फॉर HCN प्लस एक्वस अमोनिया प्रोड्यूसिंग NH4CN, यानी कि ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है, वीक बेस वीक एसिड की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताओ। अब सोचो क्या करोगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अब आप करोगे, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी इतनी, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी इतनी, पर इसका कुछ हिस्सा ये खा जाएगा, इसकी डिसोसिएशन, और ये भी तो वीक बेस है, इसको भी तो एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। तो -13.7 में से 2 कंज्यूम करेगा ये अपने खुद को ब्रेक करने के लिए, -13.7 में से ये 3 खुद की आयनाइजेशन के लिए कंज्यूम करेगा, तो ये नेट एनर्जी रिलीज होगी -13.7 प्लस 5 विच इज -8.7। तो मेरी क्लास का स्टूडेंट उसे हार्डली 2 मिनट के अंदर अंदर आंसर निकाल देगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। बिना रिएक्शन लिख के भी आप कैसे कर सकते हैं। किलो कैलोरी, सॉरी किलो जूल नहीं, किलो कैलोरी। राइट? अगर रिएक्शन लिखना चाहते हो, मैं तो बोलूंगा कि भाई जो रिएक्शन लिखने आने जरूर चाहिए, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। आप वहां पे अपना ज्ञान नहीं बांटने गए, आप वहां अपनी चतुराई दिखाने जाते हो एग्जाम में। रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, वो मैं भी चाहूंगा, पर ऐसे क्वेश्चन में बिना रिएक्शन लिखे भी आप विद इन सेकंड पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना भाई साहब, ये ध्यान रखना, यहां पे मैंने कहीं आपको ये कोई नॉलेज नहीं दी इस क्वेश्चन में, मैंने कितने मिलीलीटर अमोनिया ली, कितना मोलर अमोनिया का सोल्यूशन था, कितने मिलीलीटर HCN दिया, कितने मोलर HCN था, वो सब नहीं दिया मैंने। पर क्वेश्चन आपको इसी टाइप का पूछा जाता है, डायरेक्ट इसी टाइप का। जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आज मैंने करवा दिया आपको, आप मान के चलना आपके मेंस में या एडवांस में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। पेपर लीक ही समझ लो। अगर आपको ये 2 सवाल करने आ गए तो ये श्योर कर लो कि आपके थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे कभी दूर नहीं जाने वाला। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो, अकेला न्यूमेरिकली नहीं, कंसेप्चुअली। अगर मैंने कभी भी आपके सामने एक रिएक्शन ऐसे लिख के दे दी, आपको ऐसे लिख के दे दिया, ध्यान से समझना, अमोनिया प्लस H प्लस गिव्स अमोनियम, मैंने इसे पूरा रिएक्शन नहीं लिख के दिया, आधा अधूरा दिया, तो आपने H प्लस को हमेशा मानना कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप बोलोगे दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस न्यूट्रलाइजेशन।
कभी भी H प्लस लिख किया, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने अगर ऐसे रिएक्शन लिख दी ना, अब आपने कहना है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, न्यूट्रलाइजेशन। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछने वाला सब कुछ आसानी से सवाल दे दे, पर ऐसे बोल दे डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन फाइंड कर, तब आपने ये बोलना है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में नहीं है, ये वीक एसिड है। OH माइनस हर एक का जो मैंने लिखे थे ना, KOH, NaOH, BOH, सब में OH OH था। OH negative is considered like strong base. H plus is considered like very strong acid. उसके अलावा यहां कुछ भी दिख रहा है वो वीक एसिड, वीक बेस। अगर मैंने कभी भी आपको ऐसे रिएक्शन लिख के दे दी और पूछा उसका डेल्टा एच, तो समझ जाना मैं आपको वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछ रहा हूं। तो आपने उस केस में क्या कर देना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एनर्जी जो रिलीज होगी -13.7 प्लस जो इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है। अगर मैंने इस रिएक्शन के लिए पूछ लिया डेल्टा एच, -13.7 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, किसका, वीक बेस का। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 कॉम्प्रिहेंशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of acetic acid by NaOH is -49.86 kilojoule per mole. What is delta H for? अब आपको मैंने क्या पूछा ये आप खुद डिसाइड करो। मैंने ये रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा, इसका मतलब क्या है, आपको ये डाटा दे दी।
आया आंसर पिछले सवाल का? उसमें देखो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक वीक एसिड के स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पूछी है ना? सॉरी, ये गिवन है। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पता है। आपको पूछे एसिटिक एसिड को आयनाइज होने के लिए कितनी चाहिए, तो आपको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पूछी है एसिटिक एसिड की, क्योंकि एसिटिक एसिड को अपने आयंस में स्प्लिट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए ये पूछी गई है। एंड यू नो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of weak acid with strong base will be minus 57.1 kilojoule per mole plus enthalpy of ionization of weak acid, तो माइनस 49.86 एनर्जी रिलीज हुई, एक्सपेक्ट करते थे माइनस 57.1, तो यहां से ये वैल्यू जितना भी डिफरेंस आ रहा है 57.1 में से 49.86 सब्ट्रैक्ट कर दो, $7.24, right? 7.24 will be the correct answer. थ्री फोर फाइव सेवन नाइन फोर। अरे रट्टू लाल, हर चीज क्वेश्चन में कॉम्प्रीहेंशन से उठा के हूबहू नहीं डालता हूं। उस क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्वेश्चन में 55.84 करके कुछ दिया हुआ है 57.1 से। इतनी चिन्नम चोरी में मैं नहीं जा रहा हूं। उस सवाल में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.1 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं गिवन, वो कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर कहीं 55 पॉइंट समथिंग लिखा है। तो कंसेप्ट सीख। यहां तक अगर किसी ने कुछ पूछना बिना हेजिटेट किए फ्रीली, अभी तक जितना पढ़ा उसमें से कुछ पूछना है, रेज योर हैंड, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में आप लोगों को हर हालत में कंफर्टेबल करवाना है मुझे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुराग चौरसिया, सर प्लीज ये बता दीजिए क्वेश्चन मैंने लिखा है इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये सही है? सर सी अब मैं यहां से कैसे देखूंगा ये क्वेश्चन तूने क्या लिखा? तो बोल दे रहा हूँ। नहीं, वो मेरे को अलग से भेजियो फोटो में, बोल दे रहा हूँ। पूरी क्लास का टाइम नहीं वेस्ट करना। ओके सर। सुधांशु, सर ये पूछना था कि सर आपने ये जो बताया मतलब बिना रिएक्शन लिख के डायरेक्ट आप डेल्टा एच फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया तो। सर फिर अगर मान लो कुछ मोल्स या ऐसा दिया रहेगा फिर? वो कभी नहीं देता जी, वो मैंने ही आपके सामने ये डर डाल दिया एक ऐसा सवाल देके। मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन देके। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करियो ना सुधांशु, हाँ जब तुम इसके एक्सरसाइज 3 करोगे ना थर्मोकेमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर्स ऑफ जेई वाले, हाँ उसमें देखो क्या उन्होंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है या फिर जो हम कर रहे हैं उसी टाइप के दिए। ठीक है सर। खुद डिसीजन लियो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। आयुष, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन 2 जो दिए थे आप NH3 वाला, उसका रिएक्शन कैसे पता नहीं चलता? आवाज नहीं आ रही, माइक में डिस्टर्बेंस सर है। क्वेश्चन 2 जो दिए थे, सर क्वेश्चन 2 जो था आपका NH3 वाला जो रिएक्शन दिए थे, उसका मतलब रिएक्शन कैसे लिखे उसमें? वो छोड़, तूने जो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया वो समझ में आया? लॉजिक पता लगा था? यस सर, लॉजिक ये पता तो लगा? पता चल गया, उसका रिएक्शन बस नहीं गुड, पता चलता। कोई बात नहीं, कोई यस बात सर। नहीं चाहिए।
ओके सर। 345794 345794। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो। आपकी बार तो दोनों ही स्ट्रांग है, दोनों ही स्ट्रांग है। सॉरी 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 सॉरी, ये वीक है। तो एनर्जी रिलीज चेक करो। सबसे पहले मैं इसके मोल निकालने लगा हूं। 40 ग्राम NaOH, दिस इज 40/40, 1 मोल NaOH। 60/60, 1 मोल एसिटिक एसिड। दोनों 1:1 रेशो में है। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए H and OH they will form water। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर दोनों के एक एक इक्विवेलेंट होते, अगर ये स्ट्रांग होता और इसका भी एक इक्विवेलेंट, लाइक 1 मोल n फैक्टर 1, एक इक्विवेलेंट इसका होता, एक इक्विवेलेंट इसका होता, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी -57.1 किलो जूल। पर हम ये कैसे भूल जाएं कि एक वीक एसिड है? वीक एसिड को आयनाइज होने के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, इसमें कुछ एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी तो आएगा वीक एसिड का। तो आंसर जो होगा वो 57.1 एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसमें कुछ एड ऑन भी हुआ है। तो ये नंबर सॉल्व करने पे कुछ भी होगा तो इसकी वैल्यू y की 57.1 से न्यूमेरिकली कम होगी, तो लेस देन 57.1 किलो जूल रिलीज होंगे, राइट। बाई चांस किसी को रिएक्शन करके लिखने के देखना है, उसकी इच्छा है कि मेरे को रिएक्शन लिख के देखनी है, तो आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट स्टेप, एसिटिक एसिड को आयनाइज करवाओगे, और यहां के लिए लिखोगे डेल्टा HS एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। फिर निकलने वाले H+ को रिएक्ट करवा दिया NaOH के साथ, तो H+ will take out OH- from the base to form water. This is strong acid, strong base neutralization, एनर्जी रिलीज होगी -57.1। इफ यू एड बोथ स्टेप्स तो नेट रिएक्शन क्या बन गया? CH3COOH plus NaOH gives CH3COO minus plus Na plus, जिसको आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हो, प्लस वाटर। एंड जो एनर्जी रिलीज होगी, नेट एनर्जी, दैट इज -57.1 प्लस इसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब जैसे वो एक बच्चा जिसको मैंने बोला कि यार रिएक्शन नहीं लिखनी, कोई जरूरत नहीं, जिसने अभी पूछा था कि वीक बेस वीक एसिड अगर हो, उनके लिए रिएक्शन कैसे लिख रहा हूं, कैसे लिखनी है। भले मैंने उससे बोल दिया कि जरूरत नहीं लिखने की, जस्ट एक तसल्ली के लिए कि बच्चे को ये ना लगे कि मेरा आंसर इग्नोर कर दिया, तो मैं एक वीक एसिड और वीक बेस की आयनाइजेशन की कंप्लीट रिएक्शंस लिख के एक बताने लगा।
Let's say, for example, I ask you enthalpy of ionization of aqueous ammonia is X. Enthalpy of ionization of aqueous acetic acid is, let's say, 2 kilojoule per mole. What is delta H for acetic acid plus aqueous ammonia producing this salt formation? सबसे पहले आप करके दिखाओ. Sorry, delta H for this reaction is minus 54 किलोजूल पर मोल. पहले आप करके दिखाओ, फिर मैं से डिटेल्ड वे में करके दिखाता हूं, जैसा कि आयुष ने अभी पूछा. अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन X है, एसिटिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन 2 है. जब इस पूरी रिएक्शन को करवाया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो 54 किलोजूल पर मोल रिलीज हुए, जबकि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए? हमारे हिसाब से 57.1 रिलीज होनी चाहिए. 57.1 से रिलीज हो रही है, होनी चाहिए, पर निकली 54. कितने का डिफरेंस आया? 57.1 से 54 में डिफरेंस 3.1 का आया. उस 3.1 में से एसिटिक एसिड को आयनाइज होने के लिए कितना चाहिए? 2 किलोजूल. तो रिमेनिंग 1.1 किलोजूल किसके लिए है? वो अमोनिया का एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है. बट टोटल 57.1 किलोजूल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, जबकि एनर्जी रिलीज हुई है 54. तो 3.1 का डिफरेंस आ गया ना. वो 3.1 का डिफरेंस किस किस को आयनाइज होने के लिए चाहिए था? एसिटिक एसिड को भी और अमोनिया को भी. एसिटिक एसिड को ब्रेक करने के लिए 2 किलोजूल चाहिए उस 3.1 में से. तो रिमेनिंग 1.1 will be required to dissociate for what? That is for aqueous ammonia, right? So answer will be 1.1 kilojoule. I hope this is clear to everybody. अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन बिना लिखे, बिना रिएक्शन लिखे करना हो, फटाफट करना हो, तो क्या ये क्लियर है सबको? ओके, गुड. मान लो इसको पूरा रिएक्शन वाइज लिख के करना होता, जैसा कि आयुष ने अभी कहा कि एक बार रिएक्शन लिख के दिखा दो. तो इसे कैसे लिखते? अमोनिया का आयनाइजेशन, एक्वस अमोनिया वाटर में जब आयनाइज करता है तो इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म लाइक NH4+ एंड OH-. ये वाटर में जब आयनाइज करेगा तो NH4+ एंड OH- बनाएगा. फॉर दिस रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन फॉर अमोनिया इज रिक्वायर्ड. एसिटिक एसिड वाटर में जब आयनाइज करेगा तो ये डिसोसिएट करेगा CH3COO- and H+. This is enthalpy of, for this reaction, enthalpy of ionization of acetic acid is required. इससे आने, अब ये OH- और ये H+, they will neutralize with each other. H+ plus OH-, they will form water. For this reaction, this is enthalpy of neutralization. This is minus 57.1. This is, let's say, plus X.
दिस इज +1। ये इसकी आयनाइजेशन है 2 और इसकी y मान लेता हूं। अब तीनों स्टेप्स ऐड कर दो, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ओवरऑल इक्वेशन क्या बनी? CH3COOH प्लस एक्वस अमोनिया प्लस वाटर गिविंग यू वाटर प्लस अमोनियम प्लस एसीटेट। इसी को आप जोड़ के ऐसा लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हमेशा सॉल्यूशन में ये सॉल्ट हमेशा इस फॉर्म में रहते, वाटर से वाटर कैंसिल। इस प्रोसेस के लिए नेट एनर्जी रिलीज हुई कितनी? -54। सो दिस इज 2 + y -57.1। तो यहां से y की वैल्यू निकाल दो। राइट? अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले से बताने वाला हूं, जिसका यूज आप आयनिक इक्विलिब्रियम में करोगे। पर वो मुझे इसलिए बताना है क्योंकि एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में शीट के एक क्वेश्चन में आपको वो उसी भाषा में पूछा है जो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में करोगे। आपको ये तो समझ आ गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर वीक एसिड -57.1 प्लस x एंथैल्पी ऑफ इट्स आयनाइजेशन होगा। मान लो मेरे पास 2 वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है। इसे आयनाइज होने के लिए और इसे आयनाइज होने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए। जो वीक एसिड रिलेटिवली इन दोनों में से ज्यादा वीक होगा उसे आयनाइज होने में एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो एसिड ज्यादा से ज्यादा वीक होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं करना चाहता, वो डिसोसिएट नहीं होना चाहता। अगर HB ज्यादा वीक एसिड है ना एज कंपेयर टू HA से, तो इसकी टेंडेंसी आयंस बनाने की बहुत कम है। तो अगर इसे इस आयंस फॉर्म में भेजना है तो इसे एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इसे। यानी कि इसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है और इसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर बीटा है, जो एसिड रिलेटिवली वीक एसिड में से ज्यादा वीक होगा उसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी, बीटा वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी। इससे इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस और इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो नंबर है, जितना ये नंबर बड़ा होता जाएगा, जितना ये नंबर बड़ा होगा उतना ये नंबर लेस नेगेटिव होता जाएगा। मान लो इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है 1 और इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है 2 किलोजूल पर मोल, 1 किलोजूल पर मोल। इसकी न्यूट्रलाइजेशन जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगी तो एनर्जी रिलीज होगी -56.1 समथिंग। इसके केस में एनर्जी रिलीज होगी -55.1। तो हम ये कहेंगे जो एसिड ज्यादा वीक होगा उसके केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस नेगेटिव होगा, क्योंकि जितना कोई वीक एसिड होगा वो अपनी आयनाइजेशन करवाने के लिए 57.1 में से काफी सारा हिस्सा तो खुद अपने आप को आयनाइज होने में यूज करेगा। तो वीक एसिड जितना ज्यादा होता जाएगा उसकी न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो 57.1 से ज्यादा डिफरेंस में लेस नेगेटिव वैल्यू होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस नेगेटिव इफ द रिलेटिवली वीक एसिड में से जो ज्यादा वीक होगा
उसके केस में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी वेरी लेस नेगेटिव. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो weaker the acid, less negative will be its enthalpy of neutralization. कहने का मतलब ये है, अगर मैंने आपको ऐसे डाटा दिया, enthalpy of ionization of HCN is minus 55.1 kilojoule per mole. Enthalpy of neutralization. Enthalpy of neutralization of acetic acid minus 56 किलोजूल पर मोल. अब इन दोनों में से अगर मुझे कंपेयर करना हो ना, दोनों में से कौन ज्यादा वीक एसिड है, तो मैं उनका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन कंपेयर करूंगा. जिस एसिड का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा वो उसे ज्यादा वीक माना जाएगा. अब इसके केस में जब HCN को बेस के साथ न्यूट्रलाइज करते हो, एनर्जी रिलीज हो रही 55.1. आप कितनी एक्सपेक्ट करते हो? 57.1. इसका मतलब इसे आयनाइज होने के लिए 2 किलोजूल एनर्जी चाहिए. ये रिलीज कर रहा है 56 किलोजूल, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं 57.1. डिफरेंस कितना आ गया? 1.1. यानी कि एसिटिक एसिड को आयनाइज होने के लिए 1.1 किलोजूल चाहिए और HCN को आयनाइज होने के लिए 2 पॉइंट समथिंग चाहिए. तो इन दोनों में से कौन सा एसिड ज्यादा वीक है? एसिटिक एसिड या HCN? ऑब्वियसली HCN. जिस एसिड का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस नेगेटिव होगा वो ज्यादा वीक होगा एज कंपेयर टू अदर. बट आप रट्टा नहीं मार रहे हो. आई रियली विश, क्योंकि अगर आप रट्टा मार रहे हो आयनिक इक्विलिब्रियम तबाह कर बैठोगे. जिस एसिड की एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी वो 57.1 में से मेजर हिस्सा हीट का खुद को आयनाइज होने में एब्जॉर्ब करेगा. तो उसके केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेस नेगेटिव रिलीज होगी. तो अगर HCN ने 55.1 किलोजूल रिलीज की जबकि करनी चाहिए थी 57.1, तो 2.1 एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन HCN का. एसिटिक एसिड को एनर्जी रिलीज करनी चाहिए थी 57.1 जबकि वो कर रहा है 56 रिलीज. तो डिफरेंस 1.1 का जो आ गया वो एसिटिक एसिड का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है. जिस एसिड को आयनाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए वो ज्यादा वीक माना जाए. अप टू हियर इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड. अतुल. सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ये वाला. भाई साहब 2 बार रिपीट किया. मेरे को ये बता क्या समझ नहीं लगा. सर यही वाला पार्ट जो यहाँ पे जो हम लोग डेल्टा एच कंपेयर ये बता HCN कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? HCN को न्यूट्रलाइज करते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हुई? -55.1. गुड. तू कितनी एक्सपेक्ट कर रहा था बेटे? 57.1. -57.1. -57.1. डिफरेंस कितना आ गया? सर 2 पॉइंट 2.1. समथिंग का. यानी Yes, कि वो HCN का क्या बन गया? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन. वेरी गुड, शाबाश. अब एसिटिक एसिड का निकाल. सर 1.1. गुड. तो किस एसिड को आयनाइज होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है? सर HCN. तो HCN क्या बन गया? रिलेटिवली वीक एसिड. वीक एसिड. या जिस एसिड का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है ना, मतलब ये कि उसको अपने आयंस में बनने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है. यानी कि वो डिसोसिएट नहीं होना चाह रहा अपने आयंस में, उसको डिसोसिएट कराना है तो वो सराउंडिंग से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. ओके सर. समझ आई ये चीज? यस सर. पक्का? यस सर. ओके. शुभम. सर अगर वीक एसिड और वीक बेस दोनों अलग अलग रहेगा तो कैसे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे. सेम इसी मेथड से होगा जैसे यहां सीखा.
जैसे एसिड भी दोनों वीक अलग अलग रहे और बेस भी दोनों वीक अलग अलग रहे और कंबाइन इक्वेशन का दिया रहे। कंबाइंड इतना नहीं मिक्स कर, इतना रायता नहीं फैलते कि चार चार एसिड बेस मिक्स कर दिए, एक लिमिट तक ही मिक्स करने होते हैं। आपको इतनी भी समझ में आ गया ना, एक एक एसिड जब भी हम कभी भी किसी वीक एसिड को कंपेयर कर रहे हैं ना रिलेटिवली, उनको हर बार एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सेम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अलग अलग रिएक्शन करवा के सबकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन इंडिविजुअली चेक की जाती है। अगर आप सबको एक साथ मिक्स कर दोगे, आप कैसे बता पाओगे कि किस वीक एसिड की कितनी आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन थी? यार अगर मुझे कोई पहेली सुलझानी है ना, तो मुझे पता है कि चार लोग वीक हैं, मैं चारों वीक को एक साथ एक स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं मिक्स कर दूंगा। हो सकता है चार वीक लोग मिलकर स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करें, मैं क्या करूंगा, चारों वीक वालों में से एक एक करके सबको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, सबका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन देखूंगा, वो मुझे उनकी वास्तविकता बताएगा। रादर देन मैंने चारों वीक एसिड डाल दिए स्ट्रॉन्ग बेस में, क्या पता चार वीक एसिड का कंबाइंड इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बराबर वैसा फील करे जैसा कि स्ट्रॉन्ग एसिड करता। मैं कंपेयर कैसे करूंगा फिर उनको? यस सर। समझ में आई ये चीज? यस सर। पुलक, अरे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला, ये जो पीरियड टेबल में पढ़ा नहीं था। नहीं नहीं, उसकी डेफिनेशन क्या थी? आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की बातें हो रही है? H+. दक्ष, दक्ष, लूसीफर, हेलो सर। हाँ सर वो लूसीफर। आपने एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन लिखा है, उधर भी वाटर आना चाहिए ना? अच्छा अगर ऐसे लिखना है, तो फिर इसे H3O+ लिख लें। अगर इसे H3O+ लिखा है तो यहाँ 2 वाटर लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन वही रहेगी। ओके सर। ठीक है, वो जस्ट एक एडिशनल तरीका है लिखने का, उससे कोई कैलकुलेशन में कुछ चेंज नहीं आने वाला। ओके सर। 3 4 5 7 9 4 3 4 5 7 9 4 एनी डाउट? नो, इट्स ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुझे कल एक बहुत ही सिंसियर बच्चे ने, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप ही के बैच में एक सिंसियर बच्चा है, उसने मेरे को इतना लंबा मैसेज भेजा कि सर आप प्लीज अनम्यूट मत किया करो, आप पूरा पढ़ा लो, क्लास के लास्ट में 5 मिनट में जिसको जो पूछना पूछ लो, क्योंकि कई बच्चे अननेसेसरली हैंड रेज करते हैं। पर उस बच्चे को मेरा एक यही जवाब है, यूजुअली मैंने थर्मोडायनामिक्स से पहले कभी भी अनम्यूट करके नहीं पढ़ाया था आपको, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे बेसिकली कि आपको समझ लगा तभी मैं आगे बढ़ूं। और दूसरी चीज, मेरा जो सेटअप है उसमें कैमरा रिवर्स डायरेक्शन में है, उसमें मुझे आपके चैट कमेंट्स कुछ नहीं दिख रहा होता, मुझे बार बार टर्न होके दूसरी तरफ आना पड़ता है। तो अगर मैं नहीं देखूंगा ना, तो मैं डेफिनेटली आपको फिर उस केस में फिर ऐसा लगेगा कि लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूं। तो मैं इसीलिए बीच बीच में से 15-15-20 मिनट बाद अनम्यूट करके पूछता हूं, क्योंकि मुझे पता है जहां रिएक्शंस दिख रही है बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फॉर द टाइम बिंग मुझे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से पढ़ाना। फॉर द टाइमिंग आई हैव द नेसेसिटी फॉर कंसिडरिंग दिस चैप्टर इन माई माइंड। तो और वैसे भी मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं हर स्टूडेंट की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को चाहिए अनम्यूटिंग, किसी को चाहिए म्यूटिंग। तो आई विल सिंपली से जस्ट फ्लो विद द टाइम। जहां मुझे लिटरली फील होता है कि यार मुझे अनम्यूट करके पूछ लूं इनसे, तो वो वाकई में जरूरत होती है। तो मैं यहां किसी को को होस्ट भी नहीं बनवा रहा, क्योंकि मैं खुद ही आके हैंड रेज वालों को अनम्यूट करता हूं। ओके,
अभी तक जितना हमने आज की क्लास में किया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसके बेसिस पे आप कौन कौन से क्वेश्चन अब शीट में से कर सकते हो वो मैं आपको यहाँ होमवर्क असाइन करने वाला हूं, अदरवाइज आज की क्लास ओवर है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट सुन जाओ, लास्ट पॉइंट सुने बगैर अभी एग्जिट मत करना। जो मुझे सिखाना था ना इस क्वेश्चन से वो ध्यान से सुन लो। वैसे भी 2 या 3 क्लास में, आज जितनी भी डेट है, इस वीक की नेक्स्ट 3 क्लासेस तक, शायद 2 क्लासेस तक, मे बी नेक्स्ट 3 क्लासेस तक थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अंतिम चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम में बढ़ेंगे। तो वहां में ऑब्वियसली आपको अनम्यूटिंग का ऑप्शन बहुत कम दिया करूंगा। ध्यान से सुनो जो पॉइंट मैं यहां सिखाने वाला था। कोई भी अगर वीक एसिड होगा उसके लिए हम एक नंबर डिफाइन करते हैं के ए, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। कोई भी वीक एसिड के लिए इसी के लिए एक और नंबर डिफाइन किया जाता है pKa, विच इज कॉल्ड माइनस लॉ के। अगर कोई एसिड वीक है, मान लो HA और HB दोनों वीक है, तो मान लो इसका Ka वैल्यू 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻7 है। जिस वीक एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा छोटा होगा, जिस वीक एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा छोटा है उसे रिलेटिवली ज्यादा वीक माना जाएगा। मतलब Ka की इंडिकेशन से आप बता सकते हो कौन सा एसिड इन दोनों में से, वीक वालों में से भी कौन ज्यादा वीक है। जिस वीक एसिड का Ka वैल्यू छोटा, that is relatively weaker than the other. So weaker acids have low value of Ka. अब जितना Ka छोटा होगा, जितना Ka छोटा होगा, लेट्स से मैं दोनों का pK निकालता हूं। pK is minus log of 10⁻⁻6 या minus log of 10⁻⁻7 which is 6 and 7। जिस एसिड का Ka नंबर छोटा उसकी pK वैल्यू बड़ी आएगी। सो वीकर एसिड्स हैव हायर वैल्यू ऑफ pKa। जो एसिड वीक उसका Ka स्मॉल, और जो ज्यादा वीक उसका pKa लार्ज। अब आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ध्यान से समझना। जैसे आपने इन दोनों में कंपेयर किया, जो एसिड ज्यादा वीक है विच इज HCN, क्योंकि उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57 से ज्यादा कम है, इसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, तो ये रिलेटिवली वीक है। तो अब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ऐसे, Ka of HCN is greater than Ka of acetic acid. pKa of HCN is more than pKa of acetic acid, और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। तो जब आपने यहां से ये डिसीजन ले लिया ना कि HCN और एसिटिक एसिड में HCN रिलेटिवली वीक है एसिटिक एसिड के मुकाबले में, तो ये इसका HCN का Ka, यहां से जो डाटा आपको मिला इससे आपने ये कह देना कि Ka HCN का छोटा होगा एज कंपेयर टू Ka ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि ये वीक एसिड है, इसका एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है। या यूं कह लो जिस एसिड का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम नेगेटिव है वो वीक है, उसका Ka छोटा होगा। यानी कि pKa अगर कंपेयर करोगे तो HCN का pKa एसिटिक एसिड के pKa से ज्यादा होगा। ये टर्म हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरी डिटेल में करेंगे, पर उसकी इंट्रोडक्शन टाइप आपके एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में शीट में सवाल। कहने का मतलब दो एसिड में से अगर आपको ये समझ में आ गया कि कौन ज्यादा वीक एसिड है,
तो जो ज्यादा वीक एसिड होगा उसकी Ka वैल्यू छोटी होगी एज कंपेयर टू अदर, और जिसका Ka छोटा होगा उसका pKa बड़ा होगा। सेम स्टोरी फॉर बेस, जो बेस ज्यादा वीक है उसकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगी, तो उसके केस में Kb वैल्यू, हम यहां पर वर्ड लिखेंगे Kb, फॉर वीक बेस Kb वैल्यू विल बी स्मॉल, यानी कि pKb वैल्यू विल बी लार्ज। फॉर वीक बेस Kb is proportional to basic strength. Lower Kb मतलब weaker is the base. Higher pKb means lower is the basic strength. तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन से आपको डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स के Ka को अरेंज करना आना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन अगर वीक बेस के दे दिए जाए तो जिस बेस का एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा, यानी कि जिस बेस का एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लेस नेगेटिव होगा, उसकी Kb वैल्यू भी छोटी होगी, इवेंचुअली उसकी pKb वैल्यू ज्यादा होगी। With this, I am going to end up the meeting. अभी मैं क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको होमवर्क में क्या एड ऑन किया जा सकता है आज की क्लास के बाद, वो मैं पोस्ट कर दूंगा। That is all about today's class. Thank you so much. You can leave the meeting.